चलिए बच्चों, भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। साउंड वाउंड ओके है? बताइए आप मेरे को। और ये सब चीजें ओके आ रही हैं क्या? ओके, ठीक है। आई होप, उम्मीद करता हूँ है साउंड ओके होगी आपको। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। और ये सब ठीक है, हाँ भी देख सकते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आपने जो लास्ट क्लास में पढ़ाया है उसके क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए होंगे भाई। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है उस पर स्टार्ट करते हैं। वो है आपके पास डीसी मोटर भाई। डीसी मोटर, तो मोटर आपने देखी होगी, ठीक है। क्या करती है? आप मोटर के अंदर इलेक्ट्रिकल प्लग लगाते हो, यानी कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई ले रही है और आउटपुट में आपको मैकेनिकल पावर दे रही है। तो सिंपल शब्दों में अगर डिफाइन करूं तो मोटर, ठीक है, क्या करती है आपके पास भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। आप पूरा लिखना, मैंने छोटा लिखा है। ओके, अब डीसी मोटर है, यानी कि ऐसी मोटर जो डीसी पे क्या हो रही है? ऑपरेटेड हो रही है। सप्लाई आपके पास एक एसी आती है और दूसरी डीसी आती है, ठीक है भाई। तो जो डीसी पे ऑपरेट हो रही है वो डीसी मोटर, और जो एसी पे ऑपरेट हो रही है वो एसी मोटर। हमने बस मोटर के अंदर क्या देखना है कि ऐसा क्या अरेंजमेंट है। मैंने बता दिया, मशीनें, जितनी मशीनें हैं, किसी ना किसी चीज का वो एक तरीके से अरेंजमेंट है। जो बेसिक लॉ पड़े हैं उनका हमने यूटिलाइज करके एक मशीन बना दी गई है। तो डीसी मोटर भी उनमें से एक ही है, ठीक है भाई। तो डीसी मोटर अधिक सुपीरियर होती है कंपेयर टू एसी मोटर के स्पीड कंट्रोल करने में और चीजों में, है ना। बट हम ज्यादातर आपके घरों में एसी यूज करते हैं। वो देखेंगे हम एसी कब करते हैं और डीसी कहां करते हैं, एप्लीकेशंस के पर्पज से। फिलहाल ही देखते हैं कि ऐसा क्या अरेंजमेंट है आपके पास। अगर बात करूं मैं मोटर की, डीसी मोटर की, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो मैकेनिकल में कन्वर्ट कर पा रहा है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी कंस्ट्रक्शन की, तो मैंने बता दिया था आपके पास कंस्ट्रक्शन सेम एज डीसी जनरेटर। तो भाई जो कंस्ट्रक्शन आपकी डीसी जनरेटर की है वही आपकी मोटर की रहने वाली है। दोनों में कोई भी चेंज नहीं होता है। जनरेटर में आप क्या करते हो? इलेक्ट्रिकल पावर लेते हो। मोटर में क्या करते हो? आप इलेक्ट्रिकल पावर देते हो। सिंपल सी बात है भाई। तो मैं कंस्ट्रक्शन नहीं बताने वाला। कंस्ट्रक्टर सेम एज जो आपके पास मोटर है, यानी कि आप जनरेटर को मोटर की तरह चला सकते हो और मोटर को जनरेटर की तरह चला सकते हो। अब देखते हैं ये कि मोटर से समझने से पहले मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है और आपका ऐसा कौन सा अरेंजमेंट होता है कि ये काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए यूज किया जाता है। किसकी? कि मोटर मेरा किस डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है। उसके साथ आपके काफी पॉइंट्स दे रहते हैं। इस लॉ को समझने से पहले हम देखते हैं कौन से वाला लॉ। कि एक लॉ आपने पढ़ा था कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में, भाई कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें कोई कंडक्टर आपने रख दिया है, और इसको सप्लाई दे दिया आपने डीसी, ठीक है। डीसी की सप्लाई दे दी है। तो इसमें क्या होता है आपके पास? मुझे पता है प्लस है, ये माइनस है, इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे रहेगी और इसमें इस प्रकार से रहेगी। तो जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उन कंडक्टर पे एक टॉर्क कार्य करता है। वो टॉर्क आपका फ्लेमिंग के, वो टॉर्क यानी कि टॉर्क किस डायरेक्शन में होगा, वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, वो हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? अगर मेरे पास ये जो फोर्थ फिंगर है मेरे पास, ये फील्ड की डायरेक्शन को दिखाती है और ये कंडक्टर की डायरेक्शन को दिखाती है, सॉरी करंट की डायरेक्शन दिखाती है कि जो कंडक्टर में
करंट जा रही है, और जो थंब है मेरे पास लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को दिखाता है भाई बच्चों। तो फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, एन से एस कंडक्टर की है, तो यानी कि इस वाले कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा होगा अपवर्ड लग रहा होगा, मेरी साइड ऊपर की तरफ, ठीक है। और इस वाले पे, क्योंकि इसमें जो मेरे पास करंट की डायरेक्शन ऐसे ना जाके ऐसे है, तो सिंपल सी बात है इसको ऐसे कर लो आप, क्योंकि ये वाली फिंगर क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर। तो इसमें देखो थंब किधर हो गया, अब इधर, तो कहने का मतलब इस पे फोर्स अपवर्ड लग रहा होगा, इस पे नीचे लग रहा होगा, तो इस प्रकार से इसमें रोटेशन आ जाता है भाई, रोटेशन आ जाता है। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार आपके पास ये तीन चीजें आती हैं। आपसे पूछा जाता है कि कौन सी चीज किस चीज को शो करती है भाई। तो मैं बता दूं, जो मेरे पास मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर, पहला तो सवाल ये था, मिडिल फिंगर, ये शो करती है भाई मेरे किसकी, फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है भाई। जो फोर्थ, सॉरी मिडिल, यार मैं उल्टा कर गया, इसको मिडिल समझ गया मैं, मिडिल नहीं होगी है बेटा, फोर्थ फिंगर होगी, एक सेकेंड। तो गायब भी हो गया, आज कौन सा फंक्शन काम कर रहा है इसका। चलिए खैर कोई नहीं, मैं दोबारा बना देता हूं, ठीक है। क्या था वो, इस प्रकार से था, एन और एस, ठीक है। एक यही अरेंजमेंट हमारा डीसी मोटर में रहना है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, तो करंट इसमें ऐसे रहेगी, इसमें ऐसे रहेगी, और ये हमारी शाफ्ट है, क्या कर दें, शाफ्ट, ठीक है। आज समझ नहीं आ रहा है, कभी पीला चल जा रहा है, कभी कुछ चल जा रहा है, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, जो मेरे पास फोर्थ फिंगर है, ये दिखाती है भाई मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मेरे पास मिडिल फिंगर है भाई मेरे पास, ये किसको दिखाती है, कंडक्टर में करंट किस डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि करंट इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट इन कंडक्टर, ठीक है भाई। और थंब किसको दिखाता है, थंब इस कंडक्टर पे फोर्स कौन सा लग रहा है, सेम एज इट इज मैं मोबाइल की तरह, अगर यहाँ पे कंडक्टर है, एक जो कंडक्टर की वायरिंग ऐसे रहेगी, एक ऐसे, तो इस पे जो फोर्स बाहर को लगेगा तो यानी कि इधर को घूमेगा, और इस पे अंदर को तो ये इधर को, तो रोटेशन इस प्रकार से मिलेगा, आपको। अभी इसका मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, फिर हम इनको कैसे इंपोज करते जाते हैं। थंब दिखाता है मेरे पास, ठीक है, या तो रोटेशन कर लो इसको, कि इसके रोटेशन की डायरेक्शन, या जो फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर पर भाई किस डायरेक्शन में वो होगा, ठीक है। अब सोचने वाली बात है, देखो भाई इस पे ऐसे लग रहा है, इस पे अंदर को, तो यानी कि जो डायरेक्शन हो गया मेरे पास, वो यानी कि इस प्रकार रह गया, तो इस प्रकार से घुमा सकता हूं मैं एक तरीके से, ऐसे घूमने की वजह इसको मैं ऐसे ले लूं, तो दैट मींस एंटी क्लॉकवाइज हो गया है। अब ये हो गया आपके पास एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अगर मैं इसकी डायरेक्शन बदल दूं भाई, मान लो यहां से बैटरी की डायरेक्शन कर दूं, तो यानी कि अगर मैं इसको माइनस कर दूं पॉजिटिव इधर, तो अब करंट की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, और इस वाले में करंट की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। तो इस वाले पे पहले फोर्स कैसे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो एक सेम ही है। तो अगर मैं इसमें किसकी फील्ड, इसकी क्या बोलते हैं, जो सप्लाई जा रही है कंडक्टर में, कंडक्टर की करंट की डायरेक्शन चेंज कर देता हूं, तो इस पे पहले फोर्स इस हिसाब से लगा रहे थे ना आप,
अब इसमें इस हिसाब से लगाना पड़ेगा आपको। तो देखो थंब मेरा पहले तुम्हारी तरफ शो हो रहा था, अब ये अंदर की तरफ, यानी कि इस पे फोर्स अंदर की तरफ, और इस वाले पे सिंपल सी बात है, ये वाला कॉन्सेप्ट लग गया, इस पे अपवर्ड, यानी कि इस पे अंदर की तरफ, इस पे बाहर की तरफ। तो जो डायरेक्शन हो जाएगी वो ये अंदर को इधर को, तो ऐसे घूमेगी, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं यहां पे करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूं तो मेरे पास इसके घूमने की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। यानी कि मैं सप्लाई की टर्मिनल को चेंज कर दूं केवल ये फील्ड की उसको, ठीक है, सॉरी आर्मेचर, ये कंडक्टर की जो करंट की डायरेक्शन है, कंडक्टर क्योंकि आर्मेचर में रहते हैं, या तो आर्मेचर बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, आगे पढ़ेंगे देखेंगे कैसे। तो उससे हम इसकी क्या बदल सकते हैं, डायरेक्शन। तो ये पॉइंट नोट कर लो बेटा। अब देखो दो में से या तो इसकी बदल दूं मैं, या अगर आप फील्ड की डायरेक्शन भी बदलोगे ना तब भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन दो में से किसी एक की बदलनी पड़ेगी। अगर आप या तो डायरेक्शन चेंज करने का एक क्वेश्चन आता है आपके पास कि मोटर की डायरेक्शन बदलने के लिए डीसी इसमें क्या बोलते हैं कि क्या बदल करना पड़ेगा, तो उसमें से केवल एक की पोलरिटी चेंज करोगे, या तो आप सप्लाई इसकी करोगे फील्ड की या फिर आर्मेचर की। ओके, खैर ये तो था आपका लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा आपको जो चीजें मैंने बताई है एनिमेशन के साथ बताता हूं, ठीक है। गुड इवनिंग भाई। थोड़ा सा हम इसको, मैंने आपका एक YouTube से ही वीडियो लिया है, ठीक है, और इसमें हम इन चीजों को करते जाएंगे एक्सप्रेस। तो इससे चीजें आपको थोड़ी सी और अच्छी समझ में आएगी। आई होप आपको दिखाई तो दे रहा होगा, ठीक है। ये डीसी मोटर होता है आपके पास, ओके। इसके मैं बताता जाऊंगा जो जो चीजें बताई है। यार इसे कटेगा, ये मोटर घूम रहा है भाई जरा। अब देखो मैं रोक रोक के बताता रहूंगा। जैसे ये है आपके पास, ठीक है, ये चीज आ गई है। अब ये क्या था आपके पास, देखा जाए तो ये क्या है, ये फील्ड जा रहा, ये सारा क्या जा रहा है, फील्ड। देखो ये फील्ड जा रहा है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, फील्ड, ठीक है, NS। और ये मेरा कंडक्टर जो मैंने दिखाया था, देखो ये कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर, ऐसे घूम के ये वापस आ रहा है, ठीक है। अब इसमें हमने यहां से क्या है, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं इसमें हम, हाँ ये चलेगी अभी, तो थोड़ा सा और होने दो, इसमें ये दिक्कत है, ठीक है भाई। ये कंडक्टर है, इसको हमने बैटरी से लगा दिया है। अब बैटरी लगाने से इसमें करंट जाएगी, ये करंट मान लो इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव, सेम सिंपल सी बात है, तो करंट इधर से जाएगी। इस वाले कंडक्टर में करंट इधर, और इधर से घूम के इधर आ गई, ठीक है भाई। अब देखो ये सेम एज इट इज वही फोर्स दिखा रहा है मेरे पास। अगर मैं बात करूं इसके कंडक्टर की, तो जो चीजें मैंने आपको बताई है, घूमना चालू हो गया है, ठीक है। आने तो इसको मैं बताता हूं वही फंडा। देखो जैसे इसी की बात थी भाई आपके पास, इस वाले कंडक्टर की, लगा के देखो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, फील्ड की डायरेक्शन ये और करंट की डायरेक्शन क्या है, ये वाली। क्योंकि देखो यहाँ पे पॉजिटिव ले रखा ना इसने, ये पॉजिटिव है, इधर से करंट जा रही है तो इधर से आएगी, तो फोर्स क्या लग रहा, अपवर्ड, तो डायरेक्शन ये रहेगी आपके पास। तो देखिए वो होती जा रही, फिर उस वाले कंडक्टर में इधर हो जाएगी डायरेक्शन, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे जैसे कंडक्टर मूव करता जाएगा, ये इसकी डायरेक्शन, ये कंडक्टर जैसे ही यहाँ पहुंचेगा, इसमें फोर्स इधर लगेगा, इसमें नीचे को, तो ये रोटेशन मिल जाएगा भाई। बच्चों ये था आपका कम्यूटेटर, अभी आएंगे इसके आगे आगे देखना क्या क्या चीजें बताई जाएगी इसमें। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी भाई। तो फोर्स लग रहा है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो दो उस पे लग रहा है घूमने का। अगर ये बता देगा अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अब शायद बताएगा कि अगर मेरी डायरेक्शन चेंज कर दी जाए तो उस पर सिंपल सी बात है, करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, तो उसमें हम इसकी घूमने की डायरेक्शन भी बदल सकते हैं, ठीक है भाई। अब देखो केवल आपके पास मोटर में एक दो तो कंडक्टर नहीं होते, ऐसे ही हमने दो और जोड़ दिए भाई, ठीक है। तो फिर दो और जोड़ने पे जो गैप यहाँ बच रहा था, अब इन पे फोर्स लगेगा जब इन पे नहीं लग रहा था, ठीक है। तो सेम एज इट इज वही है, ऐसे ही कर करके हम बहुत सारे कंडक्टर आर्मेचर के अंदर वाइंडिंग कर देते हैं।
आई होप ये आपको दिख रहा होगा। हर एक की ये डायरेक्शन फोर्स ये सिर्फ फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते। इस प्रकार से देखो हमने बहुत सारे कंडक्टर ले लिए हैं और ये आपने मोटर देखी होगी तो बहुत सारे कंडक्टर अब सभी उस पे लग रहा है। ये हो गया आपके पास कम्यूटेटर हो गया बच्चों, और ये हो गया ब्रशेस अगर आपको उसमें नहीं पता चले थे। ठीक है, ये हो गया आपके पास ब्रश। ठीक है, और ये कर दिया हमने इससे शाफ्ट, क्योंकि अब तो ये घूमने लगा तो जब ये वो कंडक्टर घूम रहे हैं। और ये हो गया आपके पास आर्मेचर, जो ये बॉडी दिखाई जा रही है इसकी। ठीक है, ये जो अंदर का पोर्शन है ये वाला ये आर्मेचर है। आर्मेचर के अंदर ये हमने क्या कर रखे हैं, कंडक्टर डाल रखे हैं। ये आर्मेचर कोइल है और ये फील्ड कोइल है, जिससे हमारे पास फ्लक्स बन रहा है भाई। ठीक है, ओके, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी भाई। ठीक है, अब देखो बेटा, ये मैंने बताया था लेमिनेट। अभी देखो इसकी कोर को क्या किया है मैंने, लेमिनेट। जो ये मोटर है ना मेरे पास, जैसे जनरेटर था ऐसे ही सेम एज इट इज मोटर होना है। ऐसे ही सेम एज इट इज क्या होना है मेरा, मोटर भी जैसे मोटर है ऐसे ही जनरेटर है। ये जनरेटर है, अगर जनरेटर में क्या है, आप इसकी शाफ्ट को यहां से घुमा दोगे तो इलेक्ट्रिसिटी यहां से लोगे। इस जो इसके ऊपर ब्रश लगे हुए, यहाँ पे ब्रश लगे हुए होंगे। ठीक है, तो यहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी लोगे, और मोटर के केस में क्या होगा, यहां इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो इसकी शाफ्ट घूमेगी। ये किया है लेमिनेशन, इसी को बोलते हैं कि इसको मोटी कोर ना लेके एक पतली कोर का हमने यूज किया है, पतली पतली खांचों में, ताकि हम एडी करंट को रिड्यूस कर सके। ठीक है, और ये जो कोर बनी होती है, मैं शायद बता रहा हूँ, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, ताकि हिस्टेरेसिस लॉसेस को हम कम कर सके। ठीक है, तो चलिए अब देखो भाई, तो ये सेम वही चीज बता रहा है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये ब्रशेस हो गए हैं भाई आपके पास। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, वो सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन का मतलब सेम एज इट इज वही है, सेम फंडा। जब आपकी फील्ड वाइंडिंग, इसकी फील्ड वाइंडिंग कौन सी होगी भाई आपके पास, ये जो इसके इस पे हो रही फील्ड पे, यहाँ पे। और आर्मेचर वाइंडिंग, ये जो नंबर ऑफ कंडक्टर। तो मैं इसलिए बता रहा था, वाइंडिंग इसलिए बताई थी ताकि मैं बता पाऊंगा कि देखो जितने नंबर ऑफ कोइल है ना, मैंने बताया था, उतने ही आपके पास नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक कोइल है, घूम के आएगी वापस कनेक्ट होगी, तो जितने सेगमेंट ये होते हैं उतने नंबर ऑफ कोइल होती है। ये होता है ब्रश। मैंने बताया था ब्रश क्या करता है, इलेक्ट्रिकली कनेक्शन प्रोवाइड करता है। मोटर के केस में भाई इलेक्ट्रिकली सप्लाई देता है और ये रोटेटिंग पार्ट से कनेक्ट रहता है। ठीक है, और जनरेटर के केस में यहीं से हम सप्लाई लेते हैं, क्योंकि सप्लाई हमें यहीं मिलती है, तो ये रोटेटिंग पार्ट से कनेक्ट रहता है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, दिखाई दे रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। ठीक है, अब ये है आपके पास, सिंपल सी बात है, हर एक कंडक्टर पे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, और कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स भी है। वो कैसे निकालते हैं आप, मैं बता देता हूं यहीं पे। अगर लगने वाला फोर्स है हर एक कंडक्टर पे, वो किससे निकालते हैं आप भाई, F इक्वल टू BIL। साइन थीटा भी ले सकते हो, किसने एंगल पे पड़ रहा है उससे। लेकिन B क्या है मेरे पास, फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि यहां से जो फ्लक्स जाएगा। I क्या है, अभी मैं बैटरी के जरिए भाई इन कंडक्टर में करंट तो जारी होगी ना, इन कंडक्टर में करंट तो जारी होगी। यहां से आर्मेचर में जो कंडक्टर हैं, अब समझ लो, सारी विजुलाइज कर लो, फिर मैं बताता चलूंगा उसमें वो जा रहा होगा। ठीक है, जा रहा होगा। और L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर कितने मीटर लंबा है आपका, है ना। ओके, तो ये प्रोसेस दिखा रखी है इसने, ये बता रहा है आपको। ओके, और ये खैर टॉर्क वर्क का वो बताएगा अब इसमें, वो तो हम आपको चीजें बताएंगे। तो आपको आई होप ये पता चल गया होगा मोटर घूमती कैसे है, और इसका आर्मेचर कहाँ है, फील्ड कहाँ है, ये सारी चीजें पता है। बैक ईएमएफ अभी हम बताएंगे इसमें। ठीक है, तो पहली चीज तो ये बताओ ये हो क्या रहा है। अब देखो ये कंडक्टर दिखा रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में कट कर रहा है, तो इस पे अब ये कट कर रहा है, घूम रहा है, तो इसमें ईएमएफ तो इंड्यूस होगा इन दो कोइल के बीच में। ठीक है, ये समझ लो। अभी बैक ईएमएफ का भी कॉन्सेप्ट मैं यहीं पे बता दे रहा हूं, आगे एक टर्मिनोलॉजी पढ़ोगे आप, बैक ईएमएफ। जब ये मोटर घूम रहा होगा, किसमें घूम रहा है भाई, मैग्नेटिक फील्ड में, तो इन कंडक्टर पे तो काम तो कर ही रहा टॉर्क, वो तो मोटर का केस हो गया। लेकिन एक वर्किंग यहां पे ऐसी भी तो हो रही कि मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर घूम रहे हैं भाई, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हो। तो एक लॉ आपने ये भी तो पढ़ा कि जब भी कोई कंडक्टर कहीं मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इन कंडक्टर में कुछ ना कुछ ईएमएफ भी इंड्यूस हो रहा होगा।
और वो ईएमएफ क्या कहलाता है, जनरेटर के केस में जनरेटेड ईएमएफ कहलाता है, क्योंकि वहां पे सप्लाई मैकेनिकली की इनपुट रहती है, मैकेनिकली क्या रहती है, वहां पे इनपुट रहती है। लेकिन यहां तो भाई मैकेनिकल इनपुट है नहीं ना, यहां तो हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे जो वोल्टेज जनरेट होगी वो क्या कहलाएगी, बैक ईएमएफ ईजी। और ये बैक ईएमएफ की जो वोल्टेज होगी भाई, ये अप्लाइड वोल्टेज मान लो, यहां ये क्या नाम है, जो अप्लाइड वोल्टेज है ना, इसके अपोजिट रहेगी, इसका अपोज करेगी। लेंज लॉ आपने पढ़ा है, जिसके कारण जो चीज जनरेट होती है उसी का अपोज करती है, ठीक है। तो जो बैक ईएमएफ भी मिलेगा वो भी आपको यही मिलेगा, और वो इन वाले कंडक्टर के कारण जनरेट होगा। यहां पे दो सप्लाई होंगी आपके पास, देखो मैं बता दूं, एक तो वो सप्लाई होगी जो आपने मोटर को दी है, उसे बोलेंगे वोल्टेज, और एक वो सप्लाई होगी जो मोटर के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, उसे बोलेंगे जनरेटेड ईएमएफ, या फिर मोटर के केस में उसे बैक ईएमएफ बोल देते। बैक ईएमएफ इसलिए बोल देते हैं हम ताकि क्या रहे भाई उसका, ताकि वो उसका जो अपोज करता है। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, ठीक है भाई। तो मैंने बता दिया मोटर के केस में आपको, कंस्ट्रक्शन बता दी, कंस्ट्रक्शन आपकी लाइक सेम एज इट इज जनरेटर की तरह होगी। वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो सेम इसी का यूटिलाइज करके वो एनिमेशन दिखाया भाई मैंने, ठीक है। और हम करंट की डायरेक्शन बदल के उसकी डायरेक्शन भी बदल सकते हैं। ये पॉइंट नोट कर लो कि मोटर में आप इस वाले में, अब देखो भाई ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि मोटर किस टाइप का, मोटर के भी तो टाइप होंगे, जैसे मेरे पास सीरीज शंट और वो थे आपके पास मोटर, उसी प्रकार से क्या होंगे आपके पास, सॉरी जनरेटर थे, ऐसे मोटर होंगे आपके पास। तो हम देखेंगे वो किस प्रकार से रिएक्ट करता है। मान लो मेरे पास भाई यही मोटर है, ये फिलहाल हम इसको शंट मान ले रहे है ना, तो शंट मोटर है ये, और इसकी जो फील्ड सप्लाई है वो एन से एस जा रही है। तो इसमें केवल या तो मैं आर्मेचर को बदलूं या इसको बदलूं, दो में से किसी एक को बदलूंगा तो मेरी वैल्यू चेंज होगी घूमने की डायरेक्शन को, ये चीज याद रखना भाई आप, ठीक है। तो नोट करके लिख लेना। तो ये पता चल गया मोटर काम कैसे करता है कैसे नहीं करता है भाई, ओके। और ये कौन से लॉ पे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है भाई। वर्किंग बता दी है कि कैसे करता है। अब बारी आती है इसमें जो नेक्स्ट है आपके पास, वर्किंग क्या हो जाएगी इसकी, कंस्ट्रक्शन बता दी, वर्किंग क्या हो जाएगी भाई बच्चों, वर्किंग यही हो जाएगी जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इन कंडक्टर पे एक फोर्स कार्य करता है। इस फोर्स की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार निकाल सकते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, दैट इज, ये मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूं, ओके, ठीक है। और अगर इस पे कितना फोर्स है, इसका क्या कितना फोर्स है, तो फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की कैलकुलेशन आप इससे कर सकते हो, BI/L से और साइन थीटा से, कि फील्ड के रेस्पेक्ट में क्या वो बता रहा है। बी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है, आई क्या है भाई बच्चों, आई करंट है, और एल क्या है, लेंथ है, और एंगल है साइन थीटा, कितने एंगल पड़ रहा है, ठीक है। मान लो ये मैक्सिमम ही है, कुछ भी ले लेते हैं हम, मैक्सिमम है तो हम F90 पे है, तो ये क्या हो गया मेरे पास BI/L। चलिए अभी देखते हैं इनमें से क्या क्या चीजें हम वेरी करा सकते हैं। क्या भाई कंडक्टर की लेंथ बदल दोगे तुम, कंडक्टर क्या जो आर्मेचर के अंदर तार डली हुई है उसके कंडक्टर की बात कर रहा है, वो देखी थी आपने अभी वीडियो में, तो क्या उसे बदल सकते हो आप, नहीं बदल सकते, ठीक है। हाँ करंट को बदल सकते हो क्योंकि बैटरी है यहाँ पे भाई, मैं बैटरी की सप्लाई तो बदल सकता हूं, तो यानी कि, और फ्लक्स डेंसिटी, हाँ फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है भाई मेरे पास, φ/A, ठीक है। एरिया क्या है जो आपके पास इससे गुजर रहा है, ये तो फिक्स है, फाई है फील्ड का, हाँ इसको बदल सकते हो। यानी कि मैं बोल सकता हूं मेरे पास जो फोर्स है केवल दो चीजों के ऊपर डिपेंड है भाई, एक तो फ्लक्स और आई, या यहाँ पे फाई और आई कर दो, फाई मेरा यहां से चेंज होगा, आई मेरा यहां से चेंज होगा, यानी कि आर्मेचर के करंट की बात कर रहा है ना। तो इससे मैं फोर्स को बढ़ा सकता हूं, यहीं से तो पता चलता है कितने एम्पीयर की करंट देनी, कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो आगे टॉर्क की क्वेश्चन पढ़ेंगे ही हम। तो यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत तो नहीं है भाई बच्चों, ठीक है। ये हो गया आपके पास किस प्रकार वर्किंग करता है। अब
अब चलते हैं भाई, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक आता है बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ और या उसको बोलते हैं काउंटर ईएमएफ। ठीक है, तो भाई कंस्ट्रक्शन के आधार पे सिंपल सी बात है, मैं अगर आपको बता दूं यही जनरेटर था भाई मेरे पास, यही मेरे पास मोटर रहने वाला है, तो कंस्ट्रक्शन इसकी सेम एज इट इज ऐसी रही, एन एस, ये मेरे पास हो गया आपके पास अब देखो भाई, इसको हम, ये आर्मेचर है, ये फील्ड है, सेम एज इट इज वही रहना है भाई। मैंने बताया कंस्ट्रक्शन के आधार पे दोनों एक जैसे होते हैं। इसी को आप मोटर बना सकते हो, इसी को जनरेटर। अगर इसकी शाफ्ट को घुमाओगे और टर्मिनल, इसकी शाफ्ट को घुमाओगे तो क्या किसी मैकेनिकल चीज से घुमाओगे आप, ठीक है, पावर देनी पड़ेगी तो टर्मिनल पे वोल्टेज जनरेट होगी। और यहां पे अगर आप सप्लाई दोगे, ठीक है, ये सप्लाई दोगे तो ये आपका मोटर की तरह काम करेगा, इसको सप्लाई दोगे तो घूमना चालू कर देगा। तो कुछ भी करो आप भाई, अगर सप्लाई मैकेनिकल दोगे तो आउटपुट में इलेक्ट्रिकल देगा, तो वो जनरेटर कहलाएगा। अगर डीसी सप्लाई दोगे तो ये कहलाएगा। अब देखने वाली बात है, मुझे पता है कि इन वाली वाइंडिंग से, ठीक है, जब मोटर मैंने बताया था इसके फ्लक्स के बीच में घूमेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो वोल्टेज तो बिल्ड करेगा। एक वोल्टेज ही होगी आप जो बाहर से दे रहे हो, एक वोल्टेज तो ये होगी जो आप बाहर से दे रहे हो, और एक वोल्टेज ये खुद बनाएगा, ठीक है, उसका नाम हो जाएगा बैक ईएमएफ। जनरेटर के केस में वो ईजी लेते हो, और यहां के केस में क्या लोगे आप, ईबी, दैट इज इक्वल टू बैक ईएमएफ। ठीक है भाई, ये क्या होगी, बैक ईएमएफ। अब भाई मुझे पता ईबी और बैक ईएमएफ में कुछ अंतर है नहीं है, बस इतना सा है कि आप मोटर के केस में ईबी ले रहा हूं तो सेम ईबी की वैल्यू कितनी होगी, सेम वही रहेगी जो ईजी की थी। ईजी क्या थी, P5ZN अपॉन के 60A, सेम कॉन्सेप्ट वही है भाई। तो कितना बैक ईएमएफ बनेगा वो मेरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इन सारे पैरामीटर पे। ये नंबर ऑफ पोल है, फ्लक्स पर पोल है, नंबर ऑफ कंडक्टर है, स्पीड है, पैरेलल पाथ है। कंस्ट्रक्शन के आधार पे हम दोनों को सेम बना चुके हैं। ठीक है भाई, अगर मैं इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बनाऊं तो वो किस प्रकार से बनेगा भाई, मान लो मेरे पास शंट मोटर है तो शंट का बना देता हूं मैं, है ना। अब देखना ये हो गया शंट मोटर। यहां पे सप्लाई हम दे रहे हैं, ये इनपुट एंड हो गया बच्चों, ये याद रखना। पहले जनरेटर केस में वो आउटपुट एंड था, अब ये इनपुट है। ठीक है, इनपुट है अब ये हो गया आर्मेचर, यहां पे प्रोड्यूस होता है ईबी, डायरेक्शन वही। ठीक है, ये आरएसएच है, फील्ड रेजिस्टेंस है। इस बार जो करंट है, मोटर मेरा करंट ले रहा है तो इस बार इनपुट करंट क्या हो जाएगी, आईएल। यहां पे आईएल की डायरेक्शन हमेशा दूसरी तरफ रहती थी जब वो था, क्या था, जनरेटर था। इसलिए मैं रिलेट करता जा रहा हूं सारी चीजों को। यहां से करंट आएगी, अभी दो हिस्सों में बटेगी, इसमें जाएगी IA और इसमें जाएगी ISH। ध्यान देने वाली बात है कि उसमें करंट, जनरेटर केस में करंट नीचे से ऊपर जाती थी और इसमें ऊपर से नीचे आती है। तो ऊपर से नीचे कब आ सकती है, जब मुझे पता है भाई करंट लेगा तभी तो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तभी वो घूमेगा। तो मेरे को पता है कि भाई सिंपल सी बात है, यहां पे वोल्टेज V है, ये EB है, तो मुझे पता V की वैल्यू ग्रेटर देन होगी किससे, EB से। तो V की वैल्यू हमेशा, यानी कि जो V क्या है, सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज, और ये क्या है, EB, बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ। आपको पता है टॉर्क क्या है जी। देखो बेटा, आसान भाषा में टॉर्क, जैसे ना आप किसी चीज को मूव कराते हो तो मूव कराने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। इस पेन को भी मैं उठा के इधर से इधर रख रहा हूं तो कुछ ना कुछ ताकत तो लगा रहा हूं। ठीक है, तो टॉर्क का क्या होता है, टॉर्क भी एक प्रकार का फोर्स है, बस उसको क्या बोलते हैं, जब कोई चीज किसी केंद्र के चारों ओर घूमती है और उसको फोर्स ना बोल के हम टॉर्क बोल देते हैं।
ठीक है, तो इसमें जहां पे भी हम क्या बोलते हैं, इसकी बात करते हैं, क्या बोलते हैं, मोटर के केस की। ठीक है, तो मोटर में हमेशा रोटेशन होता है, तो जो टॉर्क होता है, यानी कि टॉर्क एक प्रकार की पावर होगी, ताकत होगी, जो कि उसको घुमाने का काम कर रही है, उसको टॉर्क बोलते हैं। बस इस चीज को याद रखना। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जब भी हम रेक्टेंगल किसी एक्सिस के करीब घुमाने की बात करेंगे तो वहां फोर्स ना बोल के हम टॉर्क की बात कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वोल्टेज ईबी का मान हमेशा बैक ईएमएफ से ज्यादा रहेगा भाई। ठीक है भाई, तो आई होप आपको बैक ईएमएफ पता चल गया होगा। बैक ईएमएफ क्या है भाई? जब मेरा, अब थ्योरी देखो, सिंपल सी बात है कि जब मेरा मोटर का आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो वो उसका कंडक्टर भी मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है। जब वो फ्लक्स को कट करेगा तो उन कंडक्टर में कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा। उसी इंड्यूस ईएमएफ को बैक ईएमएफ बोल देते हैं। उसकी डायरेक्शन अप्लाइड वोल्टेज के जस्ट अपोजिट रहती है। ठीक है, ये हो गया बैक ईएमएफ की थ्योरी जो मैंने लास्ट में बोली। आई होप समझ में आ गया होगा, बाकी मैंने उसमें भी दिखा दिया था एनिमेशन के जरिए। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट उस पे। बैक ईएमएफ समझ गए आप, काउंटर ईएमएफ क्या होता है। अब इसके सिग्निफिकेंस देखते हैं कि भाई ये बैक ईएमएफ का फायदा क्या है, मोटर में फायदा है कि नुकसान है आपका। ठीक है, तो ये कर लो सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ ईबी, आप पूरा लिखना, बैक ईएमएफ। ओके, तो बैक ईएमएफ, अब बैक ईएमएफ पता चलेगा क्या होता है बेसिकली। अब इसका कुछ फायदे देखते हैं भाई। मेरे पास ये है, ये मेरे पास वोल्टेज है V जो कि दे रहे हैं, मोटर है भाई मेरे पास, मोटर लिख लो आप। ठीक है, G में जनरेटर लिख लो। तो यहाँ पे IL, यहाँ पे EB, और यहाँ पे IA, और यहाँ पे ISH। ठीक है, अब सोचने वाली बात है, यहाँ पे वोल्टेज है मेरे पास, यहाँ पे वोल्टेज क्या है, जो V वोल्ट यहाँ है वही यहाँ है, वही यहाँ है। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूं तो सिंपल सी बात है, उसमें तो EG इक्वल टू IA RA लिखते थे, लेकिन यहाँ पे टोटल वोल्टेज क्या है यहाँ इसमें। वैसे आप KVL भी लगा सकते हो अगर KVL आता है आपको लगाना। ठीक है, इस वाले लूप में, लेकिन मैं डायरेक्ट ही कर दे रहा हूं। ठीक है वो भी वो वैसे KVL है, बस हमें प्रैक्टिस कर करके इतनी आदत होगी क्या आएगा। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज V है यहाँ पे, तो V किस किस के बराबर होगी भाई? कहीं पे भी पैरेलल में वोल्टेज समान रहती है, यहाँ भी V रहेगी, यहाँ भी V, यहाँ भी V, लेकिन V इस वाले उसमें किसके बराबर होगी? इसमें ड्रॉप रहेगा कुछ, कौन सा ड्रॉप? IA RA। तो यहाँ पे इक्वेशन आएगी V इक्वल टू IA RA। ठीक है, और प्लस के EB बैक ईएमएफ। मैंने बताया था बैक ईएमएफ की वैल्यू हमेशा कम रहेगी। या कर भी सकते हो आप रेजिस्टेंस लगा के ना, अगर करना चाहो तो एक सिंपल सा वो बना लो, इसका डायग्राम यहां से लो। अगर मैं इसको क्या कर दूं भाई, IA RA ड्रॉप रहेगा, और यहां पे मैं EB कर दूं, है ना, प्लस माइनस। तो इसमें KVL लगा लो आप, है ना। तो किसी भी चीज का मान लो V इक्वल टू, ये सॉरी ये तो V था यार, V इक्वल टू क्या रहेगा, इसका ड्रॉप प्लस इसका ड्रॉप, प्लस माइनस जुड़ जाएगा, सिंपल। तो चाहे KVL से निकाल लो, आपकी चॉइस है जैसे भी। ठीक है, वैसे ये भी KVL ही है, बस शॉर्टकट में मैंने वैसे बिना उसके बताया बस। ठीक है ये भी KVL। तो यहां से अब एक चीज सोचने की बात है, IA की वैल्यू निकालो भाई, क्या आएगा? V माइनस के EB अपॉन के RA आ जाएगा। बैक ईएमएफ, अब इस वाले पॉइंट पर V कांस्टेंट, आर्मेचर रेजिस्टेंस कांस्टेंट, आपने 200 दे दी तो भाई 200 ही रहेगी सप्लाई वोल्टेज, एक बार मान लो 200 दे दी। EB क्या था मेरे पास? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई और N के ऊपर, फाई और N के ऊपर डिपेंड कर रहा था, क्योंकि EG भी फाई और N के ऊपर डिपेंड करता था। फाई क्या है मेरे पास? फील्ड फ्लक्स ही तो है, इसका फ्लक्स। शंट में तो फील्ड फ्लक्स भी, क्योंकि भाई 200 वोल्ट यहाँ है, 200 वोल्ट यहाँ है, लो 200 बटे
मान लो 50 ओम रेजिस्टेंस, 4 एम्पीयर करंट जाएगी, इस पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, तो कांस्टेंट हो गया। तो ई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन हो गया भाई बच्चे, यानी कि जो बैक ईएमएफ होगा वो केवल मेरा स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा भाई, स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखो, अगर मेरे पास इनिशियल स्टेज पे, किस पे, इनिशियल, ठीक है, इनिशियल स्टेज पे क्या होगा, एन की स्पीड क्या होगी भाई बच्चों, 0। एन की स्पीड क्या होगी मेरे पास, 0 होगी, और एन की स्पीड 0 होगी तो सिंपल सी बात है बैक ईएमएफ भी मेरा क्या होगा भाई, 0। तो इसमें जो करंट होगी आर्मेचर की, तो क्या आएगी V अपॉन के RA, और RA मान लो 200 वोल्ट है, RA हमें पता बहुत कम होती है, RA की रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.5 है, तो एक ये कर लो, तो 5 चौक 20, लगभग 400 एम्पियर की करंट खींचेगा मोटर। एक उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको, लगभग, ये तो बहुत ज्यादा होती है। तो इनिशियल स्टेज में फिर पढ़ेंगे हम स्टार्टर, इसलिए हम स्टार्टर भी लगाते हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेज में करंट मोटर मेरा बहुत ज्यादा खींचता है, उसका कारण ये रहता है बैक ईएमएफ 0 है। लेकिन जब ये घूमना चालू कर देता है भाई, बैक ईएमएफ इनिशियल स्टेज पे तो 0 है, आपने करंट दी, और बैक ईएमएफ क्या है, जब स्पीड बढ़ेगी, ये तो इनिशियल जस्ट इसकी बात की है जब मोटर एकदम जस्ट रुकी हुई है, इसलिए हम मोटर में स्टार्टर भी लगाते हैं, क्योंकि भाई 400 एम्पीयर करंट है, उसके आर्मेचर वाइंडिंग इसके लिए हमने बनाई ही नहीं, वो जल जाएगा, है ना, वो जल जाएगा आपका। तो इस स्टेज में क्या करते हैं, वहां भाई आपके पास यहां पर स्पीड बढ़ेगी, बैक ईएमएफ बढ़ेगा। अगर मेरा बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है करंट कम होगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू, टोटल वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और ये वाली वैल्यू कम होगी, तो सिंपल सी बात है आर्मेचर करंट रिड्यूस होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मेरी स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेरी आर्मेचर करंट कम होती जाएगी, आर्मेचर करंट कम होती जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, और जब ये फुल लोड स्पीड पे आ जाएगा अपनी, तब आर्मेचर करंट मेरी सबसे कम होगी, जब बैक ईएमएफ सबसे ज्यादा होगा, बैक ईएमएफ जब मेरा सबसे ज्यादा होगा तो आर्मेचर करंट मेरी सबसे कम होगी। तो यानी कि ये क्या कर रहा है एक तरीके से मशीन को, भाई शुरुआत में जैसे आप साइकिल चलाते हो तो आपको अधिक टॉर्क की आवश्यकता होती है, अधिक ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन जब गाड़ी का मोमेंटम बन जाता है, एक मोमेंटम बन जाता है, तो उस केस में क्या होता है, आपका फ्लो बन जाता है, मोमेंटम के कारण आपकी गाड़ी चलती रहती है, तो उस वक्त आपको कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो सेम ऐसे ही मोटर के केस में जब मोटर घूमना चालू हो जाता है तो उसे कम करंट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, और कम करंट एक तरीके से बैक ईएमएफ अब क्या कर रहा है, इसको सेल्फ रेगुलेटिंग मशीन बना रहा है। ये पॉइंट कर लेना कि सिग्निफिकेंस में बैक ईएमएफ क्या करता है, मोटर को सेल्फ रेगुलेटिंग मशीन बना रहा है भाई। ओके, कोई कंफ्यूजन यहां तक? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी मेरे पास ये वैल्यू, आर्मेचर की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये आपके पास क्या था भाई, बैक ईएमएफ का वो था, ठीक है, और लगभग लगभग ये आपके पास ईबी फुल लोड स्पीड पे लगभग बराबर V के आसपास हो जाता है। लेकिन V की वैल्यू हमेशा ये ध्यान रखना, यानी कि ये सप्लाई वोल्टेज है, ये हमेशा ज्यादा रहेगी बैक ईएमएफ से। जनरेटर के केस में ईजी की वैल्यू हमेशा उससे ज्यादा होगी, क्योंकि इधर से पावर आ रही, क्योंकि इसकी ज्यादा होगी तो ये तो करंट डिलीवर करना चालू कर देगा भाई, तब तो वर्क एज जनरेटर कर जाएगा। वो केस भी हम बाद में पढ़ेंगे जब ब्रेकिंग वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपके पास सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ भाई, ठीक है। अब यहां तक तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत होनी चाहिए भाई। चलिए बच्चों आज थोड़ा सिस्टम में दिक्कत आ गई, चलिए क्लास यहीं रोकनी पड़ेगी थोड़ी, तो कल कंटिन्यू करते हैं इसको जरा, ओके। कल क्लास लेंथी होगी आपकी, तो तैयार रहना, इसको पढ़ के आना और थोड़ी चीजें पढ़ के आना, ओके।